रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के फ्यूचर में ग्रोथ के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से लगातार रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है। इसलिए इन्वेस्टर इस सेक्टर में बुलिश नजर आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी सेक्टर से जुड़े एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले 6 महीनों में अपने इन्वेस्टर के पैसों को डबल कर दिया है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज़ फैमिली। पिछले 6 महीनों में ही सुज़लोन एनर्जी शेयर 7 रुपीज़ से बढ़कर 20 रुपीज़ तक पहुंच गया और रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यह तेजी बरकरार रहेगी या फिर यह स्टॉक क्रैश होगा, यह तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह इन्वेस्टमेंट के लिए सही स्टॉक है या नहीं, जिसके लिए इस शेयर का हम 2 पैरामीटर पर एनालिसिस करेंगे। पहले तो जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में और फिर देखेंगे कि फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ के क्या चांसेस नजर आ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सुज़लोन एनर्जी के फंडामेंटल्स पर नजर डालने से पहले यह जान लेते हैं कि यह कंपनी करती क्या है। सुज़लोन एनर्जी एक लीडिंग एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का काम करती है। यह कंपनी ग्लोबली 17 कंट्रीज में अपना बिजनेस चला रही है। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में यह इंडिया में 33% मार्केट शेयर रखती है और इसकी करंट विंड एनर्जी कैपेसिटी 20.1 गीगावाट है, जिसे यह धीरे धीरे बढ़ा रही है। इसके क्लाइंट्स में एसीसी, अडानी, बजाज, एसबीआई और ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनीज आती हैं। बात करें इसके फाइनेंशियल की, तो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इसका रेवेन्यू 6,520 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में घटकर 5,947 करोड़ रह गया था। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में भी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। एबिटा में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में एबिटा 829 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 839 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इसका नेट प्रॉफिट -249 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 167 करोड़ पहुंच गया है। इस कंपनी में डेट बहुत ज्यादा होने के कारण यह कंपनी पिछले कई सालों से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी डेट को कम करने पर फोकस जरूर कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस कर 1,806 करोड़ पर पहुंचा दिया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन अभी भी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.76 है, जो कि काफी ज्यादा है और यह एक रिस्की इंडिकेशन है। इसका स्टॉक पी 79.3 है, जो कि इसकी इंडस्ट्री पी से काफी ज्यादा है। इसका इंडस्ट्री पी 36.9 है। इसकी बुक वैल्यू 0.88 रुपीज है और अभी यह अपनी बुक वैल्यू से लगभग 20 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। इसका आरओसी 20.6% है, जो कि कंपैरेटिवली काफी कम है। कंपनी अपने एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है और ज्यादातर फंड्स अपनी R&D फैसिलिटी को अलॉट कर देती है, जिस कारण इसके रिजर्व काफी कम देखने को मिलते हैं। अभी कंपनी के पास -1,355 करोड़ का रिजर्व है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कंपनी 2 बार डेट रिस्ट्रक्चर कर चुकी है और कंपनी अभी भी डेट ट्रैप में फंसी हुई है और प्रोमोटर्स धीरे धीरे कंपनी में अपने स्टेक को कम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है। प्रोमोटर्स के पास टोटल 14.50% स्टेक है, जिसमें से 80% शेयर प्लेस्ड हैं। यह तो थे कंपनी के फंडामेंटल्स। आइए एक नजर डालते हैं कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस पर, और जिसके बाद हम अपना ओवरव्यू बताएंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP 26 में पंचामृत प्लान यानी 5 पॉइंट प्लेज की घोषणा की। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। UN के मेंबर क्लाइमेट चेंज से होने वाली प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करने के लिए हर साल मीटिंग रखते हैं और इसे ही COP कहा जाता है। COP 26 जो कि अक्टूबर 2021 में हुआ था, इंडिया ने इन 5 टारगेट को अचीव करने के लिए प्लेज ली और इन्हीं 5 प्लेज को पंचामृत कहा गया, जिसमें पहला है रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी टू 45% ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 2030, यूज रिन्यूएबल एनर्जी अप टू 50% बाय 2030, टू एनहेंस इट्स कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल टू 500 गीगावाट बाय 2030, 1 बिलियन टन्स रिडक्शन इन कार्बन एमिशन बाय 2030, जीरो एमिशन बाय 2070। और इसका सबसे ज्यादा फायदा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को पड़ेगा और इसीलिए पिछले कुछ सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले रेवोल्यूशन के चलते सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। रिसेंटली एवर रिन्यू एनर्जी से सुज़लोन को 100.8 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है, जो कि मार्च 24 तक पूरा करना है। इससे पहले टोरेंट पावर से 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट अवार्ड करने के लिए रिवर्स ऑक्शन सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, जिस कारण सुज़लोन एनर्जी को गवर्नमेंट से मिलने वाले प्रोजेक्ट में अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। सुज़लोन एनर्जी विंड पावर पर फोकस्ड है, लेकिन आने वाले सालों में सोलर पावर का यूटिलाइजेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होने वाला है। अगर इसने सोलर पावर फील्ड में फोकस नहीं किया तो इस कंपनी की ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो पाएगी जितना अनुमान लगाया जा रहा है। अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस कंपनी में ग्रोथ के अच्छे खासे चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है इसका डेट। द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वॉलेटिलिटी इज फार फ्रॉम सिनोनिमस विद रिस्क। व्हेन वी थिंक हाउ रिस्की अ कंपनी इज, वी ऑलवेज लाइक टू लुक एट इट्स यूज और डेट, सिंस डेट ओवरलोड कैन लीड टू रूइन।
यह कंपनी 2 बार डेट रिस्ट्रक्चर कर चुकी है, लेकिन इस कंपनी में फिर भी डेट बहुत ज़्यादा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है। पहले ही इसका शेयर ओवर वैल्यूड हो चुका है और अभी इस प्राइस पर खरीदना फ्यूचर में लॉस होने का कारण बन सकता है। अगर फ्यूचर में इसको अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिलते हैं और यह अपने डेट को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो पाती है तो फिर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन अभी वो इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आपको एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग हो। यह कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन तो नहीं है, यह इन्वेस्टिंग आइडियाज के पर्सनल व्यूज हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। 9 जुलाई को हमने RVNL और IRFC का एक कॉम्परेटिव एनालिसिस किया था, जिसमें यह बताया था कि IRFC में बेहतर रिटर्न के चांसेस हैं और तब से IRFC ने कॉम्परेटिवली अच्छे रिटर्न दिए हैं और यह 36% भाग चुका है। इस वीडियो के सजेशन में आपको वह वीडियो मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें इन्वेस्टिंग आइडियाज को। हैव अ ग्रेट डे गाइज, कीप इन्वेस्टिंग।